हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल के ऊपर। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? ऑप्शन दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। कर दिए सही जवाब है आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा था। हालांकि आप हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है कि कई प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा किया है और उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि इसे कोई चाहे तो श्रृंगार काल कह सकता है। उन्होंने सुझाव दिया और इस सुझाव को एक तरीके से मानते हुए आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने इसको श्रृंगार काल ही कह दिया। अगला प्रश्न है कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिया गया रहीम, आचार्य केशवदास, रसखान, मलिक मोहम्मद जैसी। तो इसका जो सही जवाब है कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कुछ बच्चों ने इसका सही जवाब दिया कि आचार्य केशवदास ने जहांगीर जस चंद्रिका नाम से लिखा है। अगला प्रश्न है रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है कि अलंकृत काल किसने कहा है? आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया कि मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था। अभी कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहे हैं, सरल लग रहे हैं, लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अभी मैं एक कालखंड विशेष पर सवाल पूछ बनाया हूँ। जब यही सवाल आपको फाइनली एग्ज़ाम में आएगा तो कई बार ये सवाल आपको परेशान करने लगते हैं, इसलिए किसी भी सवाल को हल्के में नहीं लेना है। एक अच्छे परीक्षार्थी की निशानी है कि हर कठिन, सरल सवाल दोनों को समान रूप से भाव देना है, तभी आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है देखिए घुमाकर बस पूछा गया है। सामान्य रूप से पहले पूछा गया था रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? बस इसमें हिंदी साहित्य जोड़ दिया गया है। इसका भी जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी हो गया। तो ये एक तरीके से रिपीटेड हो गया। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? प्रश्न को देखिए लंबा रूप दिया गया है और यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा ऐसा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। आमतौर पर बहुत सारे ऐसे कवि आपको मिलेंगे जिन्होंने की सैकड़ों रचनाएँ की, लेकिन उनको वो ख्याति नहीं मिली। लेकिन कुछ ऐसे कवि हैं जिन्होंने कि 1-2 रचनाओं को करने के बाद ही साहित्य में अमरता हासिल कर ली। ऑप्शन दिया गया है रहीम, मतीराम, बिहारी, देव। तो इसका जो सही जवाब है आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया कि बिहारी ने एकमात्र कृति लिखकर साहित्य में अमरता को प्राप्त कर गए। वो कृति कौन है? आपके दिमाग में तुरंत छप गया होगा। उसमें कुल कितने दोहे शामिल किए गए हैं, उस पर सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई हैं और देश-विदेश दोनों जगह के आलोचकों ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। तो करते हैं अगला प्रश्न है कि भूषण बिनुन बिराजई कविता बनिता मित। यह कथन किसका है? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बस इसीलिए ये टेस्ट करने के लिए पूछा जाता है कि किसका है। यहाँ पर देखिए तुलसीदास, भिखारीदास, केशवदास, मतीराम। हालाँकि ऑप्शन में भूषण रहता तो और ये ऑप्शन मजबूत हो जाता। फिर भी भूषण बिनुन बिराजई कविता बनिता मित किसने कहा था? का सही जवाब कई बच्चों ने सही दिया है। केशवदास की ये पंक्ति है कि जिस तरीके से कोई स्त्री आभूषण धारण करके सुंदर लगती है, वैसे ही जो कविता है, वो भी बिना अलंकार के सुंदर नहीं हो सकती। ठीक है ना? इसके आगे भी ऊपर एक पंक्ति है, नीचे वाली पंक्ति को सीधे-सीधे उठा लिया गया है कि भूषण बिनुन बिराजई कविता बनिता मित। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कि बिहारी कवि हैं। ऑप्शन दिया गया है रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, इनमें से कोई नहीं। ये जवाब हो गया इसका। आमतौर पर मोटे हिसाब से देखा जाए तो बिहारी रीतिकाल के कवि हैं, लेकिन उसमें भी 3 वर्गों को में रीतिकाल को विभाजित किया गया है। रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त। तो जैसे मैं कह रहा हूँ रीतिसिद्ध तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ये बिहारी के लिए है। बाकी रीतिबद्ध में बहुत सारे कवि हैं रीतिकाल के और रीतिमुक्त में 4-5 कवियों का नाम आता है। वो सारे नाम आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। फिलहाल इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि जब भी बिहारी की बात की जाए तो वो रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त क्या कौन कवियों के क्या लक्षण रहे हैं, क्यों इनको रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त कहा जाता है, इस पर हमने वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नोट्स करके उस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो और क्लियरिटी हो जाएगी। चलते हैं आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भाषा बोली न जानहीं जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है?
का ऑप्शन दिया गया तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति, जायसी। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, केशवदास ने इस पंक्ति को लिखा है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, अति सुधो सनेह कुमारग है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, पंक्ति के लेखक हैं। ये पंक्ति काफी फेमस रही है और कई बार तो ये यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं में भी बच्चों को पढ़ाई जा चुकी है। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इसको पढ़ा होगा। बस इसको आपको सही टिक करना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, घनानंद ने लिखा अति सुधो सनेह कुमारग है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, कौन दीप पाठी पढ़ी ओ लला मन ले उपदे छटाकने। ये सारे पंक्तियों को आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है कि सुजान विनोद के रचनाकार, इसका जो सही जवाब यहाँ पर हुआ कि देव की रचना है सुजान विनोद। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। इसको आप लोग ध्यान रखिए। सुजान को जोड़कर कई और रचनाकारों ने लिखा है, सुजान चरित, सुजान सागर, इस टाइप से। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। चिंतामणि, जैसे मैंने नाम लिया आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि चिंतामणि रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उनके द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया कृष्ण चरित, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, रस विलास। इसका जो सही जवाब है, अभी मैं देख रहा हूँ कि इसका सही जवाब कितने बच्चे दे रहे हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृष्ण चरित। आपने रामचरित पढ़ा होगा, ठीक है, कृष्णायन पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए चिंतामणि ने कृष्ण चरित नाम से एक प्रबंध काव्य लिखा था। चलते हैं आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि दृग अरुझत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीत। नीचे की एक पंक्ति और भी है, लेकिन यहाँ पर मात्र ऊपर की ही पंक्ति पूछ ली गई है। यह कथन किसका है? या फिर पूछा जा सकता था कि यह पंक्ति किस कवि द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन दिया गया है बिहारी, तुलसी, जायसी, कबीर। तो इसका जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दे दिया कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, बिहारी। आमतौर पर यहाँ ये पंक्ति के रूप में आई है, लेकिन कई बार अलंकार के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा जाता है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, बिल्कुल कुछ बच्चों ने इसको सही बता दिया कि इसमें असंगत अलंकार पाया जाता है। एग्जाम में इस पंक्ति को आधार बनाकर कई बार सवाल पूछा गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो इस तरीके के प्रश्नों को आपको विकल्प बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे। ठीक है, हर एक चीज को आप याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए विकल्पों को एलिमिनेट करना सीखेंगे तो ज्यादा आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है। ऑप्शन दिया गया घनानंद, आलम, बोधा, बिहारी। तो रीति मुक्त नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी हो गया। बिल्कुल आप लोगों ने इसका सही जवाब बताया कि ऑप्शन डी, बिहारी जो क्या है, रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। ऊपर के जो तीनों कवि हैं सब रीति मुक्त हैं। तो इसी तरीके से आपको फाइनल एग्जाम में भी परीक्षाओं को प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना है। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हजारों रचनाएं हैं, हजारों रचनाकार हैं, तो उनको हम कैसे याद करें, खूब स्टोरी बनाएं। मैंने देखा कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने कि राइमिंग करके रचनाओं को एक जगह गीत के रूप में उसको लिख दिया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। क्षणिक आप उसको याद कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं है। ठीक है ना। चलते हैं आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि घनानंद किस वर्ग के कवि हैं। यहाँ पर प्रश्न आप देखिए कैसे कैसे घुमा घुमा कर पूछा जाता है। कभी पूछ दिया जाता है किस काव्य धारक कवि हैं, किस वर्ग के कवि हैं। ऑप्शन दिया गया है रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, छायावाद। तो देखने में ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, फिर भी आप जानते हैं कि कई बार फुल टॉस पे लोग कैच आउट हो जाते हैं, क्लीन बोल्ड भी हो जाते हैं। तो उन सारी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है कि छोटा क्वेश्चन आपका गलत ना हो। सही जवाब आप लोगों ने बिल्कुल दिया कि ये रीति मुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहारी की रचना का क्या नाम है। जैसा कि पहले भी सवाल आ चुका है कि बिहारी की मात्र इकलौती रचना जिसकी वजह से वो फेमस हो गए थे, तो वो रचना कौन सी है। ऑप्शन देखिए दिया गया बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई, सतसैया, बिहारी बोधिनी। तो ये तो आप सपने में भी रहेंगे तुरंत इसका सही जवाब बता देंगे आपकी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, बिहारी सतसई। लेकिन बिहारी रत्नाकर भी आधार बनाकर लिखा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया कि बिहारी की रचना का नाम है बिहारी सतसई। बाकी इसमें कितने दोहे हैं, क्या है, सब सारी चीजें आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलट कहत नवीन। ये एक तरीके से शब्द शक्तियों पर चर्चा करते हुए आप लोगों को कई बार ये कोटेशन मिला होगा कि अभिधा शब्द शक्तियों के बारे में पढ़ा होगा। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, 3 शब्द शक्तियां हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये पंक्ति कही गई है। शब्द शक्ति के विषय में यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है केशवदास, भिखारी दास, देव, चिंतामणि। तो बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब बताया कि ये महाकवि देव द्वारा लिखी गई है। कि अच्छा, इस पंक्ति में भी कई आपको प्रश्न छुपे हुए हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि महाकवि देव ने किस शब्द शक्ति को उत्तम काव्य कहा है? यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है अभिधा उत्तम काव्य है। हालांकि ये माना जाता है कि जिस काव्य में व्यंजना ज्यादातर रहती है वो उच्च कोटि का माना जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए देव ने अलग ही इसकी व्याख्या की है कि उत्तम काव्य अभिधा है, लक्षणा मध्य काव्य के अंतर्गत है और व्यंजना जो है वो सबसे निकृष्ट टाइप का काव्य है, अधम है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। कई बार परीक्षाओं में क्या होता है कि इन पंक्तियों का सरल अनुवाद करके पूछ दिया जाता है कि किस कवि ने उत्तम काव्य अभिधा को माना है, मध्य लक्षणा, इस तरीके से स्टोरी टाइप का बना देगा और पूछेगा किसका है, तो वहां भी आपको नहीं फंसना है। अगला प्रश्न है कि सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, में सिवा का अर्थ क्या है? इस पंक्ति को आपने सुना भी होगा कि भूषण ने इस पंक्ति को लिखा है कि सिवा का बखान करें कि छत्रसाल का बखान करें। 2 राजाओं की यहाँ पर चर्चा की गई है, तो और दोनों पर उन्होंने अलग अलग रचनाएं की हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिवा का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल आप लोगों ने पकड़ लिया कि छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी का नाम आपने इतिहास में पढ़ा होगा। और भूषण, छत्रसाल और शिवाजी, कहा जाता है कि छत्रसाल ने तो भूषण के पालकी, उस जमाने में फोर व्हीलर नहीं थी और उस जमाने की सबसे इज्जतदार कोई गाड़ी हुआ करती थी तो पालकी में, अगर कोई कभी पालकी में बैठ के जा रहा है और राजा उसको कंधा दे रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। आजकल की तो स्थिति बहुत अलग है, राजाओं को कहाँ समय है इतना, लेकिन भूषण इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पंक्ति लिख दिया कि अब तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि शिवा का बखान करूं, शिवराज भूषण मैंने लिखा, या फिर छत्रसाल का बखान करूं क्योंकि उन्होंने तो पालकी का एक तरीके से कंधा दिया हुआ उनकी। तो ये सारी स्टोरी है, आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। छत्रसाल दर्शक नाम से उन्होंने एक रचना भी लिखी है। चलते हैं आगे बात करते हैं। सवाल पूछा गया कि रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन। तो ऑप्शन में जितने नाम दिए गए हैं एक तरीके से देखा जाए तो रीतिकाल के अंतर्गत सभी आते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा गया कि इन सभी में सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है? तो ये प्रवृत्तियों पर आधारित यहाँ पर सवाल है और बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दे दिया है कि नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति मानी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि अलंकार विवेचन नहीं किया गया, छंद विवेचन नहीं किया गया, सब किया गया है, लेकिन अगर पूछा जाए प्रमुखता के तौर पर तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है, यानी कि यहाँ पर भूषण के ग्रंथों का नाम दिया गया है और पूछा गया है कि किस ग्रंथ में अलंकार की चर्चा की गई है। ऑप्शन दिया गया है शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दर्शक, दूषण उल्लास। कौन सी ऐसी रचना है जिसमें कि अलंकार की चर्चा की गई है? हालांकि उस रचना के नाम में ही अलंकार का एक पर्यायवाची जुड़ा हुआ है। बिल्कुल आप लोगों ने इसका सही जवाब दिया कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, शिवराज भूषण। भूषण मतलब भी अलंकार होता है, इसलिए ध्यान में रखिए। कई बार पूछ लिया जाता है कि शिवराज भूषण की विषय वस्तु क्या है? अलंकार, रस, छंद, इस टाइप से भी ऑप्शन बन जाते हैं। और कुछ बच्चों ने बता दिया कि इसमें कुल 105 अलंकारों की चर्चा की गई है। ये भी सवाल परीक्षाओं में कई बार आ चुका है कि शिवराज भूषण ने अपने ग्रंथ शिवराज भूषण में कितने अलंकारों की चर्चा की है। चलते बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? ऑप्शन दिया गया घनानंद, भूषण, पद्माकर, आलम। तो जब भी वियोग श्रृंगार की बात की जाए, इसको दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है जिसका नाम है विप्रलंभ श्रृंगार। आपने पढ़ा होगा कि वियोग का दूसरा नाम है विप्रलंभ श्रृंगार। तो घुमाकर भी पूछे तो बहुत घबराने की बात नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है। बार बार आप रीतिकाल में देखेंगे कि प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य की बातचीत की जाती है और आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वो कोटेशन याद आ गया होगा कि अगर प्रबंध वनस्थली है तो मुक्तक
गुलदस्ता है। इस टाइप से उन्होंने बिहारी के संदर्भ में एक बात कही थी, यानी रीतिकाल के संदर्भ में। तो यहाँ पर मुक्तक कवि पूछा जा रहा है। आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बता दिया कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, घनानंद। अगला प्रश्न है, मतिराम की भाषा है। मतिराम की भाषा क्या है? जैसे मैं मतिराम का नाम ले रहा हूं तो बड़ी संयोग की बात है कि रीतिकाल के 4 ऐसे भाई हैं जो कि कविता क्षेत्र में अपना उन्होंने परचम लहराया था, जिसमें कि चिंतामणि का नाम आता है, मतिराम का नाम आता है, भूषण का, और इनके एक भाई हैं जटाशंकर। उनका कम जिक्र होता है, लेकिन मतिराम, चिंतामणि और भूषण ये सहोदर भाई कहे जाते हैं। अगर आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो उसमें स्पष्ट रूप से इसको बताया गया है। तो मतिराम की भाषा क्या रही है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, साहित्यिक ब्रज भाषा। यहाँ पर ऑप्शन देखने लायक है। पूछा गया कि बोलचाल की भाषा ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा, साहित्यिक अवधि, साहित्यिक राजस्थानी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भक्ति काल में कुछ ऐसे कवि थे जो कि अवधि और ब्रज भाषा में काम कर रहे थे, लेकिन रीति काल में आकर ब्रज भाषा ही ज्यादातर कवियों ने यूज किया है। इसका जो सही जवाब है यहाँ ऑप्शन बी है। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि रीति काल में आपको अवधि के बहुत कम कवि मिलेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो जैसे मैंने कवित रचनाकर का नाम लिया, तो आपके दिमाग में तुरंत इसके रचनाकार का नाम भी आ गया होगा कि कौन इसके रचयिता है। फिर भी यहाँ पर ध्यान रखिए कि किस भाषा में रचित है। ऑप्शन दिया गया है ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी भाषा। तो कवि रत्नाकर सेनापति द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है, और इसकी जो भाषा है वो है ऑप्शन ए, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। आपने सेनापति को पढ़ा होगा तो जरूर जानते होंगे कि उनको प्रकृति चित्रण के लिए जाना जाता है, और ऋतु वर्णन उनसे बेहतरीन किसी कवि ने नहीं किया है। आगे इस पर प्रश्न भी आपको मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? प्रश्न तो देखने में इजी लग रहा है, लेकिन ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना होगा। बिहारी लाल, घनानंद, मतीराम, आलम। तो रीतिबद्ध परंपरा में है। बहुत से हो सकते हैं बच्चे तुरंत ऑप्शन बिहारी लाल पर रंग कर बैठ जाए, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन सीरियसली पढ़ना है। सही जवाब बहुत सारे बच्चों ने दिया कि ऑप्शन सी, मतीराम क्या है, इस ऑप्शन के आधार पर रीतिबद्ध परंपरा में आते हैं। बाकी बिहारी लाल रीति सिद्ध और घनानंद आलम क्या हो गए, रीति मुक्त। तो आप देख रहे हैं कि एक ही प्रश्न में तीनों काव्य धाराओं के कवियों को शामिल कर लिया गया है। ऐसे ही जोड़ जोड़कर पढ़ना है, तब आपको याद होगा, बाकी रटने की कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सवाल आ भी गया कि ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? तो यहाँ पर पूछा गया कवि के लिए, किस कवि के लिए है? तो आप लोगों ने बिल्कुल इसको समझ लिया होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल इसका सही जवाब आप लोगों ने दे दिया कि सेनापति के संदर्भ में। लेकिन मान लीजिए खुदा ना खास्ता ये पूछा जाता कि ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है, यह कथन किसका है? तो आप यहाँ पर ध्यान में रखिए कि इस तरीके के कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया, इनके शब्द देखिए यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ज्यादातर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही करते हैं। तो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए कि सेनापति के स्थान पर पूछा जा सकता है कि किसका कथन है, तो आपका आंसर नहीं गलत होना चाहिए। हाँ, कुछ बच्चों ने लिखा कि सेनापति श्लेष अलंकार के लिए जाने जाते हैं, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि श्लेष अलंकार क्या होता है और यमक अलंकार क्या होता है। इन दोनों को लेकर भी कंफ्यूजन रहता है। तो चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। जैसा कि आप जानते हैं, रीतिकाल के कवियों की एक खास विशेषता रही है कि उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। ठीक है। इसके बाद उदाहरण भी प्रस्तुत किया है उसी में। उन्होंने काव्य शास्त्री परंपरा का अनुसरण भी किया है। बीच में भक्ति काल आदि काल में संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा का ज्यादा यूज नहीं होता था, लेकिन रीतिकाल में खूब कवियों ने प्रयोग किया है। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में किस कालखंड में संस्कृत काव्य शास्त्र का ज्यादातर यूज हुआ है, तो आप तुरंत बताएंगे कि वो रीतिकाल है। किस कवि ने नहीं किया है काव्य लक्षण ग्रंथों की रचना? इस प्रश्न के मुताबिक ऑप्शन दिया गया भिखारी दास, ग्वाल कवि, बिहारी देव। तो आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बता दिया कि ऑप्शन सी, बिहारी ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की है। बाकी जितने कवियों का नाम दिया गया है, भिखारी दास, ग्वाल कवि और देव ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। तो आपको बस ये नहीं पर ध्यान रखना था। अगला प्रश्न है,
सगुण अलंकारण अलंकारान सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोय। काव्य विषयक यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य की है कि सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोय। यहाँ पर गुण अलंकार दोष शब्द अर्थ को ध्यान में रखते हुए कविता के तत्वों पर बात की गई है। ये किस आचार्य कवि की बात है? जैसा कि आप जानते हैं कि रीतिकाल में कवियों को आचार्य और कवि दोनों माना जाता है। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह माना है कि ज्यादातर कवि ही रहे हैं, आचार्यों की संख्या कम है, जबरदस्ती वो आचार्य बनते हैं। एक ही दो कवि हैं, खासतौर से उसमें आचार्य केशवदास के पहले ही आचार्य लगता है। और देव से संबंधित कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि देव कवि हैं कि आचार्य हैं, का जवाब होता है कि ये दोनों है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए चिंतामणि द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां हैं काव्य विषयक परिभाषा के रूप में। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान मतलब शुरुआती ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन दिया गया रसिक प्रिया केशवदास, हित तरंगड़ी कृपाराम, रस पीयूष निधि सोमनाथ, रस रत्नाकर सूरत मिश्र। तो पहले तो ध्यान में रखना है कि ऑप्शन में जितनी भी रचनाएं और रचनाकार दिए गए उनको बिल्कुल आप अपने ध्यान में रखिए। फ्यूचर में वन लाइनर में सारे आ सकते हैं कभी भी। तो रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कुछ बच्चे इस चीज को ध्यान में रख लिए हैं कि सवाल ये पूछा जाता है कि रीतिकाल में रीतिकाल की परंपरा या फिर प्रवर्तक कौन माने जा सकते हैं, शुरुआती कवि कौन है? तो केशवदास और कृपाराम को लेकर आलोचकों में मतभेद रहा है। कुछ केशवदास को मानते हैं, कुछ कृपाराम को मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सवाल पूछा गया कि रस रीति परंपरा का प्रस्थान बिंदु, तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है कि देव किस प्रकार के कवि हैं? अभी मैं देव के बारे में बातचीत कर रहा था कि आचार्य हैं, कवि हैं। यहाँ पर कवि के रूप में पूछा गया कि अगर देव कवि हैं तो किस प्रकार के कवि हैं? ऑप्शन दिया गया अलंकारवादी, रीतिवादी, रसवादी, वक्रोक्तिवादी। तो जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हैं सभी ऑप्शंस आपको संस्कृत काव्य शास्त्र से कहीं ना कहीं मिलते जुलते हो रहे होंगे। ठीक है, तो देव किस प्रकार के कवि हैं? आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बताया कि ये रसवादी कवि हैं, क्योंकि इन्होंने दो तीन ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जिसमें कि रस को केंद्र में रखा है उन्होंने। ठीक है, जिसे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? अब विकल्प दिया गया है 4 और उसमें से आपको बस देखना है कि कौन से ऐसे कवि हैं जो कि रीतिकाल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपने ऑप्शन देख लिया होगा। ऑप्शन ए नंददास, सूरदास, परमानंद दास, चित स्वामी, बिहारी मतीराम, घनानंद भूषण, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, श्रीधर पाठक, सुहानलाल द्विवेदी, जयसिंह मंजन, विद्यापति चंद बरदाई। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। तो बस इसको आपको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, बस देखना है कि आपने जितनी पढ़ाई की है उसमें से कैसे आप अपना खुद मूल्यांकन कर ले रहे हैं और पता कर ले रहे हैं कि इसका सही जवाब कैसे बी हो रहा है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना करता था? आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य का पहला ही कालखंड आदिकाल जो था वो वीर रस से युक्त था, लेकिन बाद में फिर चेंजिंग हो गया, भक्ति प्रधान कविताएं लिखी जाने लगी, इसलिए भक्ति काल हो गया। लेकिन ये धारा खत्म नहीं हुई थी, लगातार कुछ ऐसे कवि थे जो कि लिख रहे थे। तो रीतिकाल के कौन से ऐसे कवि थे जो कि वीर रस को केंद्र में रखकर कविताएं लिखते थे? मतीराम, भूषण, चिंतामणि, घनानंद। इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी हो गया कि महाकवि भूषण ने वीर रस को ध्यान में रखते हुए कविताएं लिखी थी। अगला प्रश्न है कि पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन दिया गया भाषा भूषण, रामचंद्राभरण, काव्य अलंकार, पद्माभरण। इसका जो सही जवाब हो गया पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बहुत सारे बच्चे अभी इधर उधर का जवाब दे रहे थे। ऑप्शन डी पद्माभरण नाम का जो ग्रंथ है वो पद्माकर द्वारा लिखा गया है और ये क्या है? अलंकार ग्रंथ है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन दिया गया कृष्णायन, जगत विनोद, ललित ललाम, रस चंद्रिका। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया कि मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है?
सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो गया ललित ललाम। अगला प्रश्न है कि इनमें इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? इनमें से किसने रीतिकाल को आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? तो ये ऐसा प्रश्न है, कई बार अलग अलग पूछ लिया जाता है कि जयकाल आदिकाल को किसने कहा या फिर रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है। आप लोग बिल्कुल इसको जानते हैं। ऑप्शन दिया गया ग्रियर्सन, रमाशंकर शुक्ल रसाल, इंद्रनाथ मदान, आचार्य नरेंद्र दुलारे वाजपेयी। इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? तो यहाँ पर कोटेशन उठाया गया है और उसी कोटेशन में से सवाल बना दिया गया है कि जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है उसमें से कौन ऐसा कवि है जो कि सर्वांग निरूपक कवियों में, निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जो जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है। तो हमें बताना नहीं है कौन। ऑप्शन दिया गया कुलपति मिश्र, देव, मतीराम, चिंतामणि। ये सर्वांग निरूपक क्या है? ऐसा कवि जिसने रस पे भी लिखा, जिसने अलंकार पर भी लिखा, जिसने नायिका भेद पर भी लिखा, ठीक है, जिसने छंदों पर भी काम किया है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सर्वांग निरूपक कवियों में आते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा ऐसा कवि है जो कि इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है मतीराम। ठीक है, क्योंकि अगला प्रश्न है कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी के संदर्भ में किस आलोचक का कथन है? ऑप्शन दिया गया रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह। तो इसका जो सही जवाब है, बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्या चाहे रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में ये बातें कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, किस इतिहासकार का कथन है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बच्चन सिंह। तो इसका जो सही जवाब है, बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। इस चीज को लेकर काफी विवाद रहा है। कुछ आलोचकों ने केशव दास से मानना शुरू किया है, कुछ लोगों ने चिंतामणि से माना है, कुछ लोगों ने कृपाराम से भी माना है। तो दो तीन यहाँ पर कवि शामिल हैं। फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी से इसको माना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? भिखारी दास ने अपनी रचना काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? ऑप्शन दिया गया सर्वांग विवेचन, छंद विवेचन, अलंकार विवेचन, काव्य भेद। तो इसका जो आप लोग देख रहे हैं सही जवाब बहुत सारे बच्चे देना शुरू कर दिए हैं कि भिखारी दास ने काव्य निर्णय में ऑप्शन ए सर्वांग विवेचन किया है, यानी कि रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद सबका उसमें जिक्र किया गया है, इसलिए क्या हो गया सर्वांग विवेचन। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडिकेट करके सवाल पूछा जा रहा है आलोचक के नाम को भी कि रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है। ऑप्शन दिया गया है बिहारी की भाषा चलती है, बिहारी की भाषा साहित्यिक है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, बिहारी की भाषा में शब्द वैचित्र्य बहुत कम है। तो यहाँ पर आपने तो इसका जो सही जवाब है कि रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या कहा है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। जब आप इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो ये पंक्ति आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षाओं में खूब पूछा गया है कि नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी, ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो रीतिकाल से संबंधित ये पंक्ति तो है, लेकिन पूछा गया कि किस कवि द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन दिया गया है पद्माकर, मतीराम, घनानंद, देव। तो इसका जो सही जवाब है, बहुत सारे बच्चों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दे दिया कि ऑप्शन ए सही जवाब है कि नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयो
खेलन होरी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, कि पद्माकर ने इस बात को कहा था। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने बाकायदे बताया है कि 30 त्योहारों पर्वों के बारे में, होली इत्यादि के बारे में पद्माकर ने काफी चित्रण किया है, वर्णन किया है। चलते अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि वृंद सतसई की विषय वस्तु है। तो वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है नायिका भेद, श्रृंगार, नीति, भक्ति। तो वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 5वां। तो इसका जो सही जवाब है, बिल्कुल इसका सही जवाब कई बच्चों ने दिया है कि ये नीति पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं कि रीतिकाल में केवल श्रृंगार और दरबारी काव्य नहीं लिखा गया, बल्कि एक वर्ग था जो कि नीतिपरक कविताओं को लिखने का काम कर रहा था उस समय। उसी में से वृंद सतसई भी है, कवि वृंद हैं जिन्होंने कि वृंद सतसई नाम से रचना की और उसका विषय वस्तु था। उमेश यादव, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, इतना तेज मैं बोल रहा हूँ कि मेरी कमरे में पूरी आवाज जा रही है। थोड़ा सा आप अपने मोबाइल को चेक करिए। वृंद सतसई की विषय वस्तु जो है वो नीतिपरक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अंगिनी, चारु गोराई। ये पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी, चारु गोराई। ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन दिया गया है भूषण, बिहारी, देव, मतीराम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि इसको लेकर वो हो जाता है, कंफ्यूजन सा हो जाता है कि ये बिहारी द्वारा लिखी गई है या फिर किसके द्वारा लिखी गई है। आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बताया कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, मतीराम द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है, कुंदन को रंग फीको लगे। कई बार छोटा सा यही वाक्य पूछ लिया जाता है, अगली कामा के बाद नहीं पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिए। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सब इस पंक्ति को अच्छे से जान रहे हैं, देखकर अच्छा लग रहा है। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे, तेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जय चितवत एक बार। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। इसको लेकर भी कंफ्यूजन होता है कि रीतिकाल के किस कवि द्वारा ये लिखी गई है। खासतौर से कई बार बिहारी पर लोगों का संदेह जाता है, लेकिन इसका बिल्कुल सही जवाब कई बच्चों ने दिया है कि ऑप्शन बी, रसलीन द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। अमीय हलाहल मद भरे, तेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जय चितवत एक बार। अगला प्रश्न है, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। किसकी पंक्ति है? ऑप्शन दिया गया बोधा, घनानंद, ठाकुर, देव। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब है कि रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये। सही जवाब है ऑप्शन बी, घनानंद द्वारा लिखी गई ये पंक्ति है। इसका एक लंबा पद है, लेकिन यहाँ पर ऊपर की ही पंक्ति को कोटेशन के तौर पर प्रश्न के रूप में बदल दिया गया है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, तो घन जी के कवित बखाने। पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन दिया गया है घनानंद की, बोधा की, ब्रज रत्नदास की, रत्नाकर की। तो यहाँ पर देखिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है परीक्षार्थियों को कि ये घनानंद की पंक्ति होगी, लेकिन ये घनानंद की पंक्ति नहीं है। इसका जो सही जवाब है, मैं देखता हूँ कि सही जवाब इसका कौन दे रहा है। अभी तक सारे लोग घनानंद के चक्कर में हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब है, आपको यही विशेष तौर पर ध्यान रखना है, तभी इस लाइव क्लास टेस्ट का की सफलता रहेगी। ऑप्शन सी इसका जवाब है, ब्रज रत्न दास ने इसको लिखा है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दो पंक्तियां हैं इतिहास ग्रंथों में जो कि ब्रज रत्न दास की लिखी गई हैं, और वो पंक्तियां ऐसी लगती हैं कि घनानंद द्वारा लिखी गई हैं। तो इस कंफ्यूजन को आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ये माइनर ध्यान देने की जरूरत है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। काव्य की रीति सीखी सुकवीन सो देखी, सुनी बहुलोक की बातें। इस काव्योक्ति के कवि हैं। काव्य की रीति सीखी सुकवीन सो देखी, सुनी बहुलोक की बातें। इस काव्योक्ति की कवि कौन है? ऑप्शन दिया गया है केशवदास, मतीराम, पद्माकर, भिखारी दास। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 10 का, बहुत सारे बच्चों ने इसका बिल्कुल सही जवाब देना शुरू किया है। बहुत सारे बच्चे दूसरा ऑप्शन भी बता रहे हैं जो कि गलत है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि भिखारी दास ने लिखा है कि काव्य की रीति सीखी सुकवीन सो देखी, सुनी बहुलोक की बातें।
ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। प्रैक्टिस सेट के दौरान अगर आंसर नहीं सही दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन फाइनल एग्जाम में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है, वहां पर सही जवाब देना ज़्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि लोगन कबित कीबो खेल करी करी जानो है, किसकी उक्ति है? ये भी उक्ति परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। रीतिकाल के बहुत ही फेमस कवि द्वारा लिखी गई है कि लोगन कबित कीबो खेल करी करी जानो है। कवित्व को लोग खेल की तरह ऐसा मान रहे हैं, हल्के रूप में ले रहे हैं, लेकिन कवित्व लिखना बहुत बड़ी बात है। ये कवि का भाव है। ऑप्शन दिया गया है ठाकुर, घनानंद, केशवदास, मतीराम। किसका ये ऑप्शन है यहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब है, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि ठाकुर रीति मुक्त कवि हैं। बोधा आलम ठाकुर का नाम सीधे सीधे लिया जाता है घनानंद के साथ। उन्होंने लिखा कि लोगन कवित कीबो खेल करी करी जानो है। ठीक है, अगला प्रश्न है पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्तियां हैं? ये छोटी कक्षाओं में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और जब कृष्ण और सुदामा के आसपास की ये बात है कि मिलते हैं, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्तियां हैं? सूरदास, रहीम, गंग, नरोत्तम दास। तो इसका जो सही जवाब है, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दे दिया है कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नरोत्तम दास द्वारा लिखी गई ये पंक्ति, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा गया कि रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो पहले तो प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है कि रस गंगाधर के लेखक कौन है? पंडित राज जगन्नाथ। और उन्होंने अपने रस गंगाधर में किस बादशाह की प्रशंसा की? ऑप्शन दिया गया है शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब इसका देना शुरू कर दिया। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने अकबर की प्रशंसा की है। बहुत सारे बच्चे सॉरी शाहजहां की प्रशंसा की है, बहुत सारे बच्चे अकबर बता रहे हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, शाहजहां की प्रशंसा की है जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन है? विकल्प दिए गए हैं हित तरंगिणी, श्रुतिभूषण, उज्ज्वल नीलमणि, कर्णाभरण। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया कि ऑप्शन ए सही है, हित तरंगिणी। जैसा कि पुराने विद्यार्थी जानते होंगे कि हम विशेष तौर पर किसी के नाम को नहीं लेते हैं, कमेंट्स सबका हम देखते रहते हैं। और समय बचाने के लिए बहुत सारे नए बच्चे जुड़े हुए हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और यही मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि इस चैनल से हमेशा के लिए जुड़ जाएं। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से देखिए, खुद के लिए पढ़िए। ठीक है ना, तब आनंद आपको आएगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अकबर के समय में कैसे हुए, उनको ठीक से थोड़ा सा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है, क्योंकि आप जानते हैं कि काव्य शास्त्र में सबसे अंतिम जो आचार्य माने जाते हैं वो जगन्नाथ को ही माना जाता है। उनका समय 17वीं शताब्दी है। तो आप लोग देख लीजिए कि शाहजहां का समय कब रहा है। ठीक है ना, उन्होंने प्रशंसा की है। इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे, बात करते हैं। लिखा गया कि अगला प्रश्न है कि रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना है कि रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है सेनापति, द्विजदेव, आलम, ठाकुर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं, आप एक सांस में उनका नाम पढ़ देते हैं, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। ऐसे करके परीक्षार्थी याद करते हैं। और जब हम भी परीक्षाएं देते थे, तैयारी करते थे, तो ऐसे ही याद करते थे। आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दे दिया है कि सेनापति इसका सही जवाब है कि रीति मुक्त कवियों के अंतर्गत सेनापति जो ऑप्शन दिया गया वो यहाँ पर नहीं है। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने बताया था कि सेनापति ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं, और कुछ बच्चों ने कहा कि ये श्लेष अलंकार के लिए भी जाने जाते हैं। तो ये खास विशेषताओं को ध्यान में रखिए। और इनकी रचना का नाम है कवित रत्नाकर, ये भी ध्यान में रखिए। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है। रीतिकाल में नीति परक कविताएं लिखी गई, उनमें दीनदयाल गिरि का नाम
गिरिधर कविराय का नाम, वृंद का, ठीक है, इन लोगों का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। तो दीनदयाल गिरी की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन दिया गया है अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, छत्र प्रकाश। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है, ऑप्शन डी। तुरंत आप कमेंट्स कीजिए। जो सबसे पहले मैं देखता हूं कि छत्र प्रकाश के लेखक कौन है, आपने याद करके रखा होगा। फिलहाल दीनदयाल गिरी की रचना कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन डी है, छत्र प्रकाश नहीं है। बाकी जो तीनों रचनाएं ऊपर दी गई हैं वो सब दीनदयाल गिरी से रिलेटेड है। कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही बताया कि ये लाल कवि द्वारा लिखी गई है। लाल कवि, बड़ा यूनिक नाम है, ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कोटेशन के तौर पर है कि अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्ण तीक्ष्णता त्योर रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? पूछा जा रहा है किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित करते हुए लिखा अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर चिंतामणि, भिखारी दास, जसवंत सिंह, बेनी प्रवीण। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि जो चीज आपको क्वेश्चन नया दिख रहा है, जिसका आंसर आपको नहीं पता है, उसको अपने नोटबुक पर जरूर बनाते जाइए। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सब कई चैनल से जुड़े होंगे, कई नोट्स आपके पास अलग अलग होंगे, लेकिन मेरी गुजारिश है कि अनुराग हिंदी एकेडमी का एक जरूर आप नोट्स कॉपी बना कर रखिए, जिसको कि आप परीक्षा के पहले रिवीजन करके जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भिखारी दास ने इस बात को कहा है कि अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। काव्य रसिक को परिभाषित करते हुए ये बात भिखारी दास ने कहा है। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है? प्रकृति के नाना रूपों मतलब अनेक रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दिन, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जैसे केशव का नाम है और हृदयहीन कवि, हृदय का सामंजस्य नहीं था, कवि हृदय नहीं मिला था, ये सारी बातें आए तो तुरंत आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसका सही जवाब माने। हालांकि परीक्षाओं में एक प्रश्न आता है कठिन काव्य के प्रेत भी माने जाते हैं और ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल रहता है। हालांकि इसकी वास्तविकता के बारे में हमने बताया था कि केशवदास के समकालीन यानी कि उनके आसपास के कवि देव ने इस बात को कहा था, लेकिन परीक्षाओं में प्रचार प्रसार अलग ढंग से किया गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो फिलहाल इसको ध्यान में रखिए कि उन्होंने कहा कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। और यहाँ पर भी उसी टाइप की कुछ बात कही जा रही है कि प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यानी कि प्रकृति के रूप कुछ हैं और केशवदास कुछ लिख रहे हैं। ये बात कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन की खूबसूरती को मिलाकर लिखा है? ऑप्शन दिया गया बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर। तो अभी हम इस पर चर्चा ही कर रहे थे और जिन लोगों ने कंसंट्रेट होके मेरी बातों को सुना होगा उनके दिमाग में तुरंत ये आंसर आ गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी, पद्माकर ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन की खूबसूरती को भी जोड़ा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, तीय सैसव जोबन मिले भेद न जान्यो जात प्रात समय दिवस के दुओ भाव दर्शात। इस दोहे में नायिका के किस अवस्था का वर्णन किया गया? तीय सैसव जोबन मिले भेद न जान्यो जात प्रात समय निशि दिवस के दुओ भाव दर्शात। इसमें किसका वर्णन किया गया, किस अवस्था का वर्णन किया गया है? क्योंकि रीतिकाल में और भक्ति काल में भी, या यूं कहें कि विद्यापति से लेकर रीतिकाल तक के कवियों ने नायिका भेद पर बहुत सारे ग्रंथों को रचा है और कविताएं लिखी हैं। तो नायिका की किस अवस्था का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया? ऑप्शन दिया गया सद्य स्नाता, वय संधि,
न ओढ़ा मान मृदु। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बता दिया कि वयः संधि। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर शैशव और यौवन दोनों अवस्थाएं आपस में मिलती हैं, उसको वयः संधि कहा जाता है। एक खास मनुष्य की अवस्था के बारे में चर्चा की जा रही है। सद्य सनाता को भी आप जान रहे होंगे, नवोढ़ा को भी, मान मृदु को भी जान रहे होंगे। ठीक है, सद्य सनाता मतलब कि ऐसी नायिका जो अभी अभी स्नान करके आई है। नवोढ़ा का मतलब अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुई, शादी इत्यादि हुई है, उसके बारे में। मान मृदु मतलब जिसको कि हम मान मनोबल करते हैं। तो ये अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो कवियों का नाम दिया गया है भिखारी दास, चिंतामणि, देव, महाराज जसवंत सिंह। 4 नाम दिए गए हैं। अब उनको हमें ऑप्शंस के आधार पर देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इस तरीके के प्रश्नों को जल्दीबाजी में नहीं हल करना है, बल्कि कम से कम 30-35 सेकंड लेना है। ठीक है, फिर इसको आप आराम से हल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही जवाब है, बिल्कुल आप लोगों ने कैच कर लिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इसका सही जवाब है कि चिंतामणि, महाराज जसवंत, देव, भिखारी दास। ठीक है, और इस तरीके के प्रश्नों को हमने पूरा ईयर वाइज नीचे लिख कर बताया है। बहुत सारी वीडियोज हमने बनाई हैं। जो पुराने छात्र होंगे वो अच्छे से जानते होंगे, कई बार देख भी चुके होंगे और अपने दिमाग में उसको बैठाए भी होंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है, लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। पहले तो ध्यान में रखिए कि ये जो पंक्तियां हैं सब ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, क्योंकि जो रीतिकाल है उसमें ब्रज भाषा की प्रमुखता रही है। इसके पहले जो भक्ति काल था उसमें ब्रज और अवधि दोनों का समावेश था, लेकिन रीतिकाल में थोड़ा सा अवधि कमजोर पड़ी है और ब्रज एकदम चरम सीमा पे थी। आगे चलकर जो खड़ी बोली आज हम लोग बोल रहे हैं, उसमें ब्रज और उर्दू दोनों का सामना करना पड़ा था खड़ी बोली को। इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ क्या है? चित्र नायिका के समान, काल्पनिक चित्र, आदर्श चित्र, मनोनुकूल चित्र। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए सही जवाब है कि चित्र नायिका के समान। अच्छा, कई बार आप परीक्षाओं में जाएंगे तो जब पेपर बनाने वाले को कुछ नहीं समझ में आता है शब्दों का, तो कुछ विकल्पों में वो ऑप्शन दे देता है और कई बार 99% यही आंसर क्या हुआ है, सही हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 3 विकल्पों में कहीं ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ी है और ऑप्शन ए में ब्रैकेट की जरूरत पड़ी है। तो इस तरीके के अगर आपको आगामी परीक्षा में प्रश्न आए और ब्रैकेट इत्यादि में समझाने का प्रयास किया गया हो एक्सपर्ट्स को के द्वारा, तो समझ जाइए कि उसका आंसर वही होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि गीत संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन दिया गया है सूरत मिश्र, रसनिधि, रसिक गोविंद, श्रीपति। थोड़ा सा ये नया प्रश्न आप सभी के लिए हो सकता है। बहुत सारी रचनाओं को आपने तो पढ़ा, लेकिन ये गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? ऑप्शन मैंने पढ़ दिया है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है रसनिधि। रीतिकाल में कुछ ऐसे कवि हैं जो जिनके उपनाम ज्यादा फेमस हैं और कई बार उनके वास्तविक नामों को पूछ लिया जाता है, जैसे बोधा हो गए, आलम, रसलीन, इन सबका वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है। ठीक वैसे ही रसनिधि भी है। पृथ्वी सिंह इनका नाम है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिए। और रसनिधि ने लिखा गीति संग्रह। तो उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा। मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे आपको पढ़ाऊं और एक ही बार पढ़ाऊं कि आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, एक ही बार में सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। और बहुत ही न्यूज की तरह हो हल्ला करके पढ़ाने में मैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखता हूं। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला के स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है जो कि यूजीसी नेट में आ चुका है और पूछा गया कि राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला के स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? वैसे यहाँ पर तो कवि के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन अभी शादी का ही सीजन चल रहा है और बहुत सारे लोगों ने बारात इत्यादि किया होगा। अब तो मेल फीमेल दोनों बारात में जाते हैं, तो ये गारी गीत गाने का भारत में प्रचलन रहा है। ठीक है, इसको कोई बुरा नहीं मानता है। तो ये अचानक नहीं आया, बल्कि कवियों ने भी इसका यूज किया है। ऑप्शन दिया गया किसने कराया था? तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, केशवदास, प्राणचंद्र चौहान। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। ठीक है,
तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि केशव दास ने मिथिला के स्त्रियों द्वारा राम और सीता के विवाह के अवसर पर गारी गीत गवाया है। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के क्या रहा है। यहाँ पर एक तरीके से इनडायरेक्टली सवाल पूछा गया है कि राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के रूप में कैसा काल रहा है। चरमोत्कर्ष का युग है, उत्थान का युग है, विस्तार का युग है, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है। कई बार विकल्पों में जो सबसे लंबा विकल्प रहता है वो भी सही रहता है। अभी ब्रैकेट वाला मैंने बताया कि वो भी सही हो जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं लंबा वाला ऑप्शन है कि चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर मतलब लगातार ह्रास और पतन का युग रहा है रीतिकाल। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि हय रथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारु आखर लगाए लेत लाखन के सामा हाव। यह पंक्ति किस कवि की है। हय रथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारु आखर लगाए लेत लाखन के सामा हाव। ऑप्शन दिया गया है मतिराम, देव, कुलपति मिश्र, पद्माकर। तो इसका जो सही जवाब है कि किस कवि द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, पद्माकर द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ये लंबा प्रश्न है और यूजीसी नेट के एग्जाम में आ चुका है। हमने पहले भी प्रैक्टिस सेट में इसको करवाया था, यहाँ पर भी रीतिकाल का अध्ययन करते समय इसको रखा गया है। सावन आवन हेरी सखी मन भावन आमन चोप बिसेखी छाए कौघन आनंद जान संहारी की ठौर ले भूलन लेखी बूंदे लगे सब अंग दगें उलट गति आपन पापन पेखी पौन सो जागति आगी सुनी ही पै पानी तेलागति आखिन देखी। इस सवैया में बिरहणी नायिका के किस मन स्थिति का चित्रण किया गया है। तो इन पंक्तियों को पूरा ठीक से पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद इसके भाव तक हम पहुंच सकते हैं। किस मन स्थिति का चित्रण किया गया है। ऑप्शन दिया गया है पुलक, मार्मिक स्थिति, रोमांच, संकोच। ठीक है, तो इन पंक्तियों के माध्यम से इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि मार्मिक स्थिति का चित्रण किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल का नाम आपने तब पढ़ा होगा जब गोरख बानी के संपादक कौन है, गोरख बानी का जब जिक्र होता है तब पीताम्बर दत्त बर्थवाल का नाम आता है। और माना जाता है कि हिंदी में सबसे पहले पीएचडी करने वाले अगर कोई विद्यार्थी रहे हैं तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल रहे हैं और इन्होंने बड़ा काम किया है हिंदी साहित्य के लिए। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका क्या है। असाधारण महाकाव्य, फुटकर कवित्वों का संग्रह, छंदों का अजायब घर, अलंकार मंजूषा। आमतौर पर आपने वन लाइनर बुक्स में पढ़ा होगा जो कि मार्केट में आपने कम समय में पढ़ने के लिए खरीदा होगा, तो उसमें लिख दिया जाता है कि रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। लेकिन देखिए यहाँ पर प्रश्न के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि छंदों का अजायब घर तो है, लेकिन ये किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर जो 28 का सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, सी नहीं है बल्कि ऑप्शन बी है, फुटकर कवित्वों का संग्रह। ठीक है, रामचंद्रिका और पृथ्वीराज रासो दोनों को छंदों का अजायब घर कहा गया है, आपने किताबों में पढ़ा होगा। यहाँ पर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका जो है फुटकर कवित्वों का संग्रह है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति पूछी जा रही है कि कौन सी है। ऑप्शन दिया गया है स्वानुभूति और स्वच्छंदता, अलंकृति, विरोध वैचित्र्य, विरह अतिरेक। तो रीति मुक्त कविता जो कि रीतिकाल की एक काव्यधारा के रूप में है, उसकी खास विशेषता कौन सी है। बिल्कुल सही जवाब बहुत सारे बच्चों ने दिया है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि स्वानुभूति और स्वच्छंदता इसकी क्या प्रमुख प्रवृत्ति रही है रीति मुक्त कविता की। अगला प्रश्न है जो कि थोड़ा सा लंबा है। सीख सिखाई न मानती है बर ही बस संग सखिन के आवे खेलत खेल नए जल में बिना काम वृथा कत जाम बितावे छोड़ी के साथ सहेलन को रही के कही कौन सवा दही पावे
कौन परी यह बानी अरी अरी नित नीर भरी गगरी ढरकावे। इस सवैया में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है। इसी से मिलता जुलता प्रश्न एक ऊपर भी था और ये पंक्ति देने के बाद पूछा जा रहा है कि नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त है। ऑप्शन दिया गया है अनुराग, क्रोध, उपालंब, ईर्ष्या। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है उपालंब। उपालंब का तद्भव रूप देखा जाए तो इसको उलाहाना शब्द कहा जाता है, उपालंब। जैसे आपने भ्रमर गीत सार में पढ़ा होगा कि गोपियां और उद्धव का जो संवाद है उसमें गोपियां उपालंब करती हैं, उसको उपालंब काव्य भी कहा गया है भ्रमर गीत सार को। तो वैसे ही यहाँ पर भी पंक्तियों को पढ़ने के बाद नायिका की सखियों का जो भाव व्यक्त हुआ है वो उपालंब के रूप में हुआ है, उलाहाना के रूप में हुआ। अगला प्रश्न है कि पीर भरो जी धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बाद है। उपयुक्त उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मन स्थिति का संकेत किया गया है। आप लोग ध्यान रखिए कि जितने प्रश्नों को मैंने लिया है सभी यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो बदलते हुए पैटर्न में अब कविताओं को देकर भाव भी पूछ लिया जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा अंदर से पढ़ाई करने की जरूरत है। हालांकि हमने कोशिश पूरी की है कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के अनुसार टेक्स्ट पर भी जोर दिया जाए और कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, इन सब पर हमने टेक्स्ट पर आधारित बहुत सारी वीडियो लेक्चर और लाइव क्लास आप लोगों को लिया है। आप लोगों को अभी महसूस नहीं हो रहा होगा, लगभग हम 3 से 4 महीने पहले से ही आप लोगों की यूजीसी नेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार लाइव क्लास चलाने की कोशिश की है। बीच में थोड़ा सा गैप हुआ था 8-10 दिन का, लेकिन इसके बाद हम पुनः वापस फॉर्म में आने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर के बारे में, क्वेश्चन नंबर 31 का, कि स्त्री के किस मन स्थिति का चित्रण किया गया है इसमें। दुखातिरेक, दुख का कम होना, पीड़ा में आनंद की अनुभूति, पीड़ा से मुक्ति का उपक्रम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, दुखातिरेक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। खासतौर पर आप देखेंगे कि भक्ति काल और रीति काल के कुछ ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में सतसई शब्द को जोड़ा है। अब पूछा जा रहा है यहाँ पर विकल्प में जो नाम दिया गया है कौन सा ऐसा कवि है जिन्होंने की सतसई नहीं लिखा है। राम सहाय, मतीराम, अमीर दास, चिंतामणि। तो किन्होंने सतसई नहीं लिखा है। इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी, चिंतामणि, जो कि मतीराम भूषण और जटाशंकर के भाई रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको रीतिकाल के प्रवर्तक के तौर पर देखा है। उन्होंने सतसई नाम से कोई रचना नहीं लिखी है, तो ध्यान में रखिए। बाकी ऊपर जितने राम सहाय, मतीराम, अमीर दास, तीनों कवियों ने सतसई नाम से रचना की है। अगला प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। कालक्रम की दृष्टि से जो ग्रंथ दिए गए हैं उनका सही अनुक्रम कौन सा है। ग्रंथ दिए गए हैं काव्य निर्णय, रस रहस्य, जगत विनोद, भाव विलास। तो इसको आप फैक्चुअल प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से अगर याद कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कई किताबों में इनका प्रकाशन वर्ष मिलता भी नहीं है। अब इनको हमें कवियों के अनुसार ध्यान में रखना है कि पहले कौन कवि आया है, फिर कौन है, इसके हिसाब से। ठीक है, तो इन चारों के हिसाब से जो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा कि पहले रस रहस्य है, भाव विलास है, काव्य निर्णय, जगत विनोद। तो अलग अलग कवियों की ये सारी रचनाएं हैं। ठीक है, और अलग अलग समय के कवि रहे हैं, उसी के हिसाब से इसको हमें क्रम से कर देना है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। आप लोगों की सहूलियत के लिए हमने एक वीडियो लेक्चर बनाया था कि किन किन कहानीकारों को ध्यान में रखना है, उपन्यासकारों को, निबंधकारों को, आलोचकों को, क्योंकि हमने देखा कि लगभग 20 वर्षों में उन्हीं से ज्यादातर सवाल पूछे गए, इंडिकेट करके उनको पूछे गए हैं कि फला निबंधकार के कौन कौन से निबंध हैं या फिर उपन्यासकार के उपन्यास हैं, इस टाइप से। तो उनको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, बल्कि एक नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और समय मिलेगा तो हम खुद अलग अलग रचनाकारों के रचनाओं को भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको संकेत दे देना और दिशा बता देना कि फला जगह जाना तो ये रास्ता जाएगी, अगर उसका यूज करते हैं तो काफी लाभ मिल सकता है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है कि रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं, ऑप्शन दिया गया रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक हैं, इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है,
इनमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। तो रीतिकालीन वीर काव्य की जब चर्चा की जाएगी तो आपके दिमाग में तुरंत एक कवि का नाम आएगा जिनका नाम है भूषण। इनके अलावा भी कुछ कवि थे जिनका नाम जैसे सूदन। भूषण और सूदन ने वीरता प्रधान कविताएं ज्यादातर लिखी हैं। आपके दिमाग में आ गया हो कि हाँ बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो विशेषताएं बताई गई हैं उनमें कौन सी विशेषता सही है। 1 2 3 2 और 4, 1 2 और 4, 1 और 3, इस तरीके से ऑप्शन भी दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34 का। तो इसका जो सही जवाब है कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 1 2 और 4 सही है। मतलब कि जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर वो क्या है, गलत है कि इनमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है, इसको गलत माना गया और बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। यह प्रश्न कल के भी प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था पार्ट 1 में। यहाँ पर भी देखिए आ गया कि दृढ़ ऊर्जत टूटत कुटुंब दूरथ चतुर चितप्रीत परत गांठ दुर्जन हिये दई नई हरीत। उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहले ध्यान में रखिए कि यह दोहा है और दोहा की क्या खास विशेषता होती है उसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। छंद से संबंधित वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं इस दोहे के आधार पर कि इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, इसमें असंगत अलंकार है, इसमें विभावना अलंकार है और नीचे कूट दिया गया है कि कौन सा कूट इसमें सही है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आप लोगों ने देख लिया होगा, कूट दिया गया है कि 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4, इस टाइप से दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, यानी कि 2 और 3 बी वाला ऑप्शन सही है। इसमें असंगत अलंकार है, जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि अलंकार से भी सवाल पूछ लिया जाता है, असंगत अलंकार इसमें, और प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। 2 और 3 इसका सही जवाब हो रहा है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई थी जिसके टीकाकार हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई थी, उसके टीकाकार कौन है। ऑप्शन दिया गया है फिराक गोरखपुरी, आनंदलाल शर्मा, अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कई बच्चों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है कि आनंदलाल शर्मा नाम के टीकाकार ने बिहारी सतसई पर, हालांकि आपने पढ़ा होगा कि बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाएं लिखी गई। सर्वाधिक अगर किसी रचना पर टीका लिखी गई है तो बिहारी सतसई है। और ये भी आपने पिछले प्रैक्टिस सेट में देखा कि बिहारी ने मात्र एक रचना लिखकर हिंदी साहित्य जगत में अमर हो गए और उन पर टीकाएं लिखने का जो सिलसिला जारी था उसमें आनंदलाल शर्मा ने फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में टीका लिखी थी। अगला प्रश्न है, अष्टयाम किसकी रचना है। अष्टयाम किसकी रचना है। ऑप्शन दिया गया सेनापति, देव, भूषण, पद्माकर। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि अष्टयाम के रचयिता कौन है, देव हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भूषण का भी वास्तविक नाम था, कई जगह धनीराम मिलता है आपको, कई जगह पतिराम मिलता है। ठीक है, कई जगह इनका नाम घनश्याम भी है, 3-4 नाम आपको मिलते हैं। बाद में भूषण की इनको उपाधि दे दी गई और इसी उपाधि से क्या हो गए, फेमस हो गए। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी। ऑप्शन दिया गया है शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा रुद्रशाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कवि भूषण की उपाधि दी थी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सोलंकी राजा रुद्रशाह ने उपाधि दी थी जो कि बाद में भूषण भूषण इतिहास में प्रसिद्ध हो गए, हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हो गए। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, गंगा लहरी किसकी रचना है। गंगा लहरी किसकी रचना है। इससे पहले आपने साहित्य लहरी नाम से एक रचना पढ़ी होगी, आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि इसके रचयिता कौन है। ठीक उसी पर कुछ पैटर्न पर आधारित इन्होंने लिखा गंगा लहरी किसकी रचना है। ऑप्शन दिया गया मतीराम, पद्माकर, ठाकुर बोधा। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, पद्माकर ने गंगा लहरी नाम से रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है।
4 कथन दिए गए हैं, उन कथनों में से हमें असत्य कथन को देखना है। ऑप्शन दिया गया है कि रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तो ये ऐसा प्रश्न है कि पूरा इन चारों ऑप्शन में पूरा रीतिकाल ही समाहित कर दिया गया है। अगर थोड़ा बहुत रीतिकाल कोई पढ़ा होगा बढ़िया से तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दे देगा, और बिल्कुल आप लोगों ने इसका सही जवाब दे दिया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि ये क्या है, असत्य है। बाकी जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सब क्या असत्य, इनको आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए। केशव आप जानते हैं कि रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, रीति मुक्त के नहीं है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है, जिसकी चर्चा हमने पहले ही बता दिया। कुछ बच्चे हैं लिख रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि ज्यादा किताबें मत पढ़ो, बस ये फला फला किताबें पढ़ो। देखिए सबका अनुभव अलग अलग रहता है। ज्यादा किताबें पढ़ेंगे तो आपके पास ज्यादा नॉलेज होगा, आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। कम किताबें पढ़ेंगे, 2 किताबों पे डिपेंड रहेंगे, अगर पेपर थोड़ा इधर उधर हुआ तो फिर आपके सामने समस्या हो सकती है। हालांकि उन 2 किताबों का जो आप सभी नाम बता रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि पूरा आप पचा डालेंगे उसको भी कई बार पढ़ना पड़ेगा। अच्छा रहेगा जब आप मूल किताबों को पढ़ेंगे, उन किताबों को जब दोबारा रिवीजन के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। नहीं तो रोज बैठ के एक ही लाइन पढ़ेंगे, बार बार एक ही लाइन को याद करेंगे, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं उसके फेवर में बहुत नहीं हूँ। मेरी बात आप सभी को अभी बहुत देर में समझ में आएगी कि क्यों कर रहे थे, क्योंकि उन किताबों को आप पढ़ेंगे जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप कॉलेज में स्कूल में जाके ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे? बच्चों को खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे आप लोग? तो इसलिए थोड़ा-सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलते हैं, जो यहाँ पर क्वेश्चन था कि रामचंद्र शुक्ल ने किसको रीति प्रवर्तक आचार्य माना है, सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, चिंतामणि को। ठीक है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। जैसे देखिए इस टाइप के जो प्रश्न आ रहे हैं, जिन किताबों का हम नाम ले रहे हैं उसमें इस टाइप के प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? रीतिकाल की विशेषताओं को पढ़ना पड़ेगा आपको इतिहास ग्रंथों के माध्यम से और जो सब्जेक्टिव किताबें हैं उनके माध्यम से। पूछा गया कि रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो इसमें से कौन सी विशेषता गलत है, हमें बताना है। यहाँ पर गलत विशेषता को चुनना है कि कौन सी विशेषता इसमें गलत है। ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप वन लाइनर पॉपुलर किताबों से नहीं हल कर सकते हैं, फिर दिक्कत हो जाएगी अगर नहीं पढ़े रहेंगे। बाकी सबसे इजी में मैं बोलूं तो ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर परीक्षा होती है। बाई लक आप किसी ऑप्शन को रंग रहे हैं, वो आपका ऑप्शन आपको पता भी नहीं है कि इसका सही जवाब यही है, लेकिन आप रंग कर बैठे हुए हैं और बाद में वही सही हो गया। तो ये तो वर्तमान समय में अगर भगवान भी ऐसी परीक्षाओं में बैठेंगे तो उनसे भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, और कुछ तुक्का वो भी लगाने का प्रयास करेंगे। तो कुछ इस तरीके की परीक्षाओं के बारे में नहीं कहा जा सकता है। कई लोग जो हैं 10 तुक्का में से 9 तुक्का सही कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो लीड करेंगे। कुछ लोगों का 10 में से 1 तुक्का सही होता है, 9 गलत होता है, तो फिर उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? ठीक है। तो रीतिकाल की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब यहाँ पर है कि आलंबन रूप का वर्णन नहीं किया गया बल्कि उद्दीपन का किया गया है। तो ये आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है? जब आप रस पढ़ेंगे, भाव विभाव पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन दिन देखे वह कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? ऑप्शन दिया गया है रसलीन, वाल कवि, बिहारी, भिखारी दास। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही जवाब है कि जिन दिन देखे वह कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत अपत कटीली डार। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है बिहारी। बिहारी द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध दोहा है। अगला प्रश्न है, बिरह वारिस किसकी रचना है? बिरह वारिस किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है बोधा, ठाकुर, आलम, घनानंद। ठीक है। बिरह वारिस किसकी रचना है? तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दे दिया है, ऑप्शन ए बोधा। बोधा ने लिखा बिरह वारिस। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण के रचनाकार हैं। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया जसवंत सिंह, भूषण, मतीराम, चिंतामणि।
तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए। जसवंत सिंह ने भाषा भूषण नाम से ग्रंथ लिखा है, जो कि अलंकार ग्रंथ है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, जाति विलास के रचयिता कौन है? जाति विलास के रचयिता कौन है? भिखारीदास, देव, मतीराम, भूषण। देखने में सारे प्रश्न आपको छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन बहुत ही घातक ये प्रश्न है। आते रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर पश्चाताप ही करना पड़ेगा कि मैंने क्यों नहीं रचनाओं को ठीक से पढ़ा है। जाति विलास के जो रचयिता हैं, का सही जवाब है ऑप्शन बी, देव ने इसको लिखा है जाति विलास। हालांकि देव की रचनाओं को पढ़ेंगे तो कई रचनाओं में विलास विलास शब्द जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? ऑप्शन दिया गया रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सीख लीन्हो मिन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस औ प्रताप को कहानो है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव, मतीराम। तो सीख लीनो मिन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस औ प्रताप को कहानो है। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, ठाकुर द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है ये कि इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। तो पहले तो आपके दिमाग में आ गया हो कि ये किस आलोचक द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। इनकी सी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया कि जो सीधे सीधे कवियों का नाम न ले, इनकी, उनकी, इन्हें, उन्हें इस टाइप से यूज करे तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ये सब आपको पीडीएफ और इधर उधर नहीं पता चलेगा। ये सारे जो लक्षण मैं बता रहा हूँ, इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में कोई कभी समर्थ नहीं हुआ। देव, ठाकुर, घनानंद, इनमें से कोई नहीं। तो ये बात उन्होंने घनानंद के बारे में कही है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य, कवि शिक्षक। तो यहाँ पर 3 श्रेणियों की बात की जा रही है और 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 4 पॉइंट दिए गए हैं। अब पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, 3 श्रेणियां हैं, उनमें से कौन कौन सी श्रेणी इसमें सही है। तो रीतिकालीन कवियों में उद्भावक आचार्य हैं। ठीक है, फिर इसके बाद व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य, कवि शिक्षक इसके अंतर्गत नहीं, सॉरी, इसमें उद्गाता आचार्य नहीं है और कवि शिक्षक। मतलब इसका जो सही जवाब है 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, कवि शिक्षक। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां बनाई गई। देख रहे हैं आप, यहाँ पर आचार्यों की श्रेणियां बनाई गई। अगर कवियों की श्रेणियों के बारे में बात करें तो वहां पर भी 3 तरीके की है कि रीतिबद्ध है और रीति सिद्ध है और इसके बाद रीति मुक्त है। और आचार्यों की यहाँ पर श्रेणियां बनाई गई, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, कवि शिक्षक आचार्य। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन